हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के। हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं। श्री राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे हम स्टेट पीसीएस की बात करें या सिविल सर्विसेज हो या अन्य एग्जाम्स हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इसको इन डेप्थ इन डिटेल जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। studyIQ.com यानी कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। वहां पर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्री कम मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो मिलेगा। दोस्तों, studyIQ.com पर जाकर के आप ये कोर्स जो है अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको इस एग्जाम के सिलेबस की हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो इस एग्जाम में बिगिनर से लेकर के एडवांस स्टेज तक हर एक इंपॉर्टेंट चीज आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रेपरेशन को कैसे शुरू करना है, एग्जाम्स के टिप क्या है, स्टडी आईक्यू के इस कोर्स से आपको क्या मदद मिलेगी। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब चीजें जो है दोस्तों, आप अगर इनको एक्सपेंड करके देखें तो सिलेबस का हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ये कोर्स आपको इन डेप्थ, इन डिटेल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि देश की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर आपको डेमो वीडियोस के साथ में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये कोर्स आपकी मदद जो है वो यहाँ पर करेगा। तो दोस्तों, ये कोर्स को जरूर एनरोल करें, क्योंकि ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो आपकी करने वाला है। तो श्री राजीव कुमार जो हैं, जो कि अभी तक सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, सीनियर मोस्ट मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अपना पदभार ग्रहण करा है। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे दोस्तों। इन्होंने पदभार ग्रहण करा है श्री सुशील चंद्रा जी का, जिनका कार्यकाल जो है वो कुछ दिन पहले समाप्त हुआ था। और उसके बाद राजीव कुमार जी, जो अभी तक सीनियर मोस्ट मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमिश्नर थे, वो अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार जी की अगर हम बात करें तो 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने बतौर आईएएस जो है वो अपना सर्विसेज जो है वो दी थी। 2020 में रिटायर हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद 1 सितंबर 2020 को इनको नियुक्त किया गया था भारत के चुनाव आयुक्त। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उसके अलावा कुछ, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो 1 सितंबर 2020 को इनको बतौर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया था। इससे संबंध में एक ऑर्डर जो है वो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इस बात के जो है वो इस बात को कहा गया था कि श्री राजीव कुमार जी जो है वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, ये श्री राजीव कुमार जी हैं, जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये इस पद पर फरवरी 2025 तक बने रहेंगे। अपने टेन्योर जो है वो 2025 तक का इनका होगा। इस पूरे के पूरे टेन्योर के दौरान दोस्तों, इनकी नियुक्ति इस समय पे हुई है जब 2025 तक के समय में देश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो है वो होने हैं। कौन कौन से इलेक्शन है दोस्तों? कुछ ही समय में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो भारत में होने वाले हैं। यानी कि सबसे पहला जो काम होगा वो माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया को जो है वो पूरा करना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसके अलावा 2024 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, बहुत सारी स्टेट असेंबली इलेक्शंस के चुनाव होने हैं, राज्यसभा का चुनाव होना है, यानी कि अपने इस 3 साल के कार्यकाल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के चुनाव जो है वो श्री राजीव कुमार जी के अंतर्गत जो है, इनके अंडर जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट दायित्व जो है वो इनको दिया जाने वाला है। दोस्तों, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो अदर देन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम है, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है कि कौन नियुक्त किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसकी जगह पे आए हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें, इन डेप्थ हमको इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि
इलेक्शन कमिश्नर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। विस्तार से इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक इकाई है जिसका क्या उद्देश्य है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस। राज्य के चुनाव और सेंटर के चुनावों को कंडक्ट कराना, कैरी आउट करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। कौन कौन से चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल आता है। हमारे पास एक देश के अंदर इलेक्शन कमीशन है, उसके अलावा हर स्टेट का अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो इसके बीच में एक डिस्टिंक्शन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन इलेक्शंस का प्रोसेस जो है कंडक्ट करेगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो क्या होगा। तो याद रखना है, इलेक्शन कमीशन के एम्बिट में आते हैं लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ये तो नेचुरल है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो जो देश का इलेक्शन कमीशन है वो कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और वो राज्य जहां पे विधान परिषद भी मौजूद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, वो चुनाव भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराए जाएंगे। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट इलेक्शंस हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, नहीं दोस्तों। ये एमएलए का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जो है वो भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। इनका कंसर्न नहीं होता किसके साथ में, इलेक्शंस ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। राज्य में अगर म्युनिसिपैलिटी का या पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोई भी कंसर्न जो है वो नहीं होता है। ये काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। मैं बार बार बता रहा हूं, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो स्टेट के असेंबली इलेक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन ये कंडक्ट कराएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोस्तों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 जो है भारत के संविधान का, ये डील करता है इलेक्शंस के साथ और ये कहता है कि कमीशन अपॉइंट किया जाना चाहिए जो इलेक्शंस को कैरी आउट कराएगा। आर्टिकल 324 जो है वो कहता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ये कहां पर मेंशन्ड है, आर्टिकल 324 के अंदर। जब ये इलेक्शन कमीशन बनाया गया था उस समय इनिशियली ये इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के सवाल जो है, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में से यूपीएससी क्वेश्चन निकालता है। हमें याद रखना है कि जब इलेक्शन कमीशन इनिशियली बना था उस समय सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन बाद में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के इस संशोधन अधिनियम के तहत ये स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दी गई। अब एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं है बल्कि इस अमेंडमेंट एक्ट ने ये पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दी और इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। दोस्तों इनिशियली ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स, इनिशियली यानी कि जब ये बॉडी बनी थी उस समय सिंगल सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन 1989 में इस स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। अब आप पूछेंगे स्ट्रेंथ कितनी की, दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट ने स्ट्रेंथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी है। मान लीजिए एग्जाम में इस तरीके का ऑप्शन होता है कि इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 स्पेसिफाइज 4 मेंबर स्ट्रेंथ फॉर इलेक्शन कमीशन, तो वो गलत होगा। इस अमेंडमेंट एक्ट ने स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं करी है, इसने सिर्फ इतना कहा है कि ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी, यानी एक मेंबर से ज्यादा मेंबर इसमें होंगे। अब सवाल ये आएगा कि सर कितने मेंबर होंगे, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मल्टी मेंबर में तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं। कोई बोलेगा 2 मेंबर ले लो, कोई कहेगा 5 ले लो। तो किसके पास अथॉरिटी होगी, किसके पास ये अधिकार होगा कि वो इस मल्टी मेंबर बॉडी को डिफाइन कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनकी मदद के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। मल्टी मेंबर बॉडी क्या होती है, जहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो एक इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ उनकी मदद के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अब ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। मल्टी मेंबर्स में कितने मेंबर होंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो देश के माननीय राष्ट्रपति हैं वो निर्धारित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कितने और मेंबर्स जो हैं वो होंगे। दोस्तों इसको समय समय पे चेंज किया जा सकता है। प्रेजेंटली जो स्ट्रेंथ है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइडेड है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, यानी कि ये एक 3 मेंबर बॉडी है, एक 3 सदस्यीय इकाई है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इनके साथ में मौजूद है। दोस्तों जो श्री राजीव कुमार जी हैं वो भी सीनियर मोस्ट मेंबर थे इस 3 मेंबर बॉडी के, सीनियर इलेक्शन कमिश्नर थे। इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। इनकी जगह पर अब एक नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होंगे।
माननीय राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी है। इनका एक फिक्स्ड कार्यकाल होता है। वो फिक्स्ड कार्यकाल क्या है? या तो 6 years ऑफ टेन्योर, यानी कि जब उनको नियुक्त किया जाता है, या तो अपने अपॉइंटमेंट डेट से 6 years तक, या फिर जब तक उनकी एज जो है वो 65 years की नहीं हो जाती। दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 55 की एज में अपॉइंट कर दिए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। अब उनका 6 साल का कार्यकाल जो है वो समाप्त होगा जब उनकी एज 61 होगी। तो अब वो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 62 वर्ष की आयु में नियुक्त होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर हम 6 साल देखें तो वो तब तो उनकी एज 68 ईयर्स होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रावधान कहता है कि मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है। यानी दोनों में से जो पहले हो रहा है वो उनका टेन्योर होगा। यानी कि इस केस में वो 6 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन सेकंड केस में वो मात्र 3 साल का के लिए कार्यरत होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एज जो है वो 3 साल में 65 हो जाएगी। तो ये उनका टेन्योर रहेगा। अब इनको इस समय के दौरान, इस अपने कार्यकाल के दौरान इनको कुछ पर्क्स मिलेंगे, कुछ सैलरी मिलेगी, कुछ प्रोटोकॉल जो है वो मिलेगा। तो इनको सेम स्टेटस, सैलरी और पर्क्स मिलेंगे जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, न्यायाधीश को दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको मिलने वाला वेतन और पर्क्स जो है वही सेम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता है। दोस्तों इनका कार्यकाल हमने समझ लिया। लेकिन उस कार्यकाल के पूरा होने से पहले अगर ये चाहें तो ये रिजाइन कर सकते हैं, ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं अपना पूरा का पूरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले। इसके अलावा इनको रिमूव भी किया जा सकता है, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ही कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और वो भी एक प्रोसेस फॉलो करके। कौन सा प्रोसेस? वही प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। क्या है ये प्रोसीजर, ये हम समझेंगे। दोस्तों पार्लियामेंट के हाउस की टोटल स्ट्रेंथ में जो मेंबर्स, यानी जिस दिन इस मुद्दे पर वोटिंग होगी उस समय जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसमें से 2/3 मेंबर्स अगर इस फेवर में है कि इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या और किसी मेंबर को, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनको रिमूव किया जाना चाहिए, तो जिस दिन इस विषय पे वोटिंग होगी जितने मेंबर्स वहां मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उसमें 2/3 जो है वो इस फेवर में होनी चाहिए कि इनको रिमूव करना है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमने पहले देखना है जितने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 क्या इस फेवर में है कि इनको रिमूव करना है। प्लस उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक होगी कि ये जो नंबर है क्या वो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा है। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो ही रिमूवल जो है वो किया जाएगा। दोस्तों ये एक स्पेशल मेजोरिटी है जो आर्टिकल 368 में आती है। किस किस को इस मेजोरिटी के हिसाब से रिमूव किया जा सकता है? इसमें आते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिनसे नियुक्त व्यक्ति को रिमूव किया जा सकता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करके। लेकिन इसमें एक चीज और है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होगा और उसके बाद इन पोजीशंस पे मौजूद व्यक्ति को जो है वो रिमूव किया जाएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर था। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या था ये पूरा का पूरा आर्टिकल। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया किस तरीके से स्टडी आईक्यू के कोर्स आपकी मदद करेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं स्टडी आईक्यू पर, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक, जय हिंद।